करियर इन पाकिस्तान। दिस इज योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। हमारी आज की वीडियो है चैप्टर नंबर 6 डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये चैप्टर यू सेट के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आप इस चैप्टर को किसी सूरत स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हर साल यू सेट के पेपर्स में आते हैं, और इवन कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ कैलकुलेशंस भी हैं जो यू सेट के टेस्ट में आती हैं। तो वो कैलकुलेशंस क्या हैं और उनको शॉर्ट टाइम में किस तरह से सॉल्व करके आपने आंसर निकालना है, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और आज की इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें जो यू सेट के पेपर्स में आती हैं वो A to Z क्लियर करेंगे। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो बेसिकली है डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स ऑफ बी ग्रुप इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, इट इज आल्सो कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। सम टाइम आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, या डी ब्लॉक एलिमेंट की जगह आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट का वर्ड यूज होता है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो आपने इनर ट्रांजिशन और आउटर ट्रांजिशन को सेपरेट रखना है। ठीक, अब हमारे पास सबसे मेन चीज़ है प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें से 2-4 MCQs बन सकते हैं। सबसे पहला है दे आर स्ट्रॉन्ग वेपन्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनसे स्ट्रॉन्ग वेपन्स बनाए जा सकते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि ये मेटल्स होते हैं। ठीक है, और मेटल से डिफरेंट टाइप के वेपन्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है, ये कंप्लीट डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट है दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स ड्यू टू डी ट्रांजिशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, किस वजह से बनाते हैं? डी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक, नेक्स्ट है दे फॉर्म अलॉयस विद वन अनदर एंड आल्सो विद अदर एलिमेंट्स। ये जो है अलॉय की फॉर्मेशन करते हैं विद वन अनदर और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी। अब अलॉय क्या होते हैं? हमारे पास अलॉय होते हैं, हमारे पास एक मेटल दूसरे मेटल के साथ मिक्स होकर और कोई सब्सटेंस बनाता है तो उसे अलॉय कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास आयरन है, आयरन किसी और मेटल्स के साथ मिक्स होकर स्टील बनाता है तो वो स्टील हमारे पास अलॉय है, जो हमारे पास प्योर मेटल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास with 2 exceptions they show variable valency and oxidation state। 2 exceptions के साथ ये वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी इनकी जो वैलेंसी है वो फिक्स नहीं है। सम टाइम एक ही एलिमेंट +2 की वैलेंसी भी शो कर रहा होगा, +4 की भी कर रहा होगा, +7 की भी कर रहा होगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है और ये कौन से दूसरे ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होती है, इनकी वैलेंसी भी वेरिएबल होती है। ठीक, जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले आ जाता है बाइंडिंग एनर्जीज। तो बाइंडिंग एनर्जी का जस्ट ये एक ही पॉइंट है, नो स्पेसिफिक ऑर्डर, फर्स्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग इन द सेम, सो वी कैन से इट इज वेरिएबल। अच्छा, जो बाइंडिंग एनर्जीज है ये अलोंग द पीरियड जाती हैं। ठीक है, ये डाउन द ग्रुप नहीं आती, क्योंकि होते ही ग्रुप में 3 एलिमेंट्स हैं तो ये अलोंग द पीरियड जाती हैं। तो ये पहले इंक्रीज होती जाती है, फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है थोड़ा आगे चल के। तो हम कह सकते हैं कि इसकी बाइंडिंग एनर्जीज भी वेरिएबल होती हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, नो स्पेसिफिक ऑर्डर, वेरिएबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनका भी कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, वो भी वेरिएबल हैं, यानी पहले इंक्रीज होंगे बाद में डिक्रीज होंगे या पहले डिक्रीज होंगे बाद में इंक्रीज होंगे। तो कोई एक परफेक्ट सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। ठीक है, कोवेलेंट रेडियाई जो कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से बनेगी, और आयोनिक रेडियाई यानी किसी आयन का जो रेडियाई होगा। ठीक है, ये डिक्रीज करता है रैपिडली एट द स्टार्ट ऑफ द यहाँ पर सीरीज है and finally began to increase at the end of the series, so we can say it is also variable। अब इसकी कोवेलेंट एंड आयोनिक रेडियाई जो होती है वो पहले रैपिडली डिक्रीज होना शुरू होती है। ठीक, आगे चलकर वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है एंड में।
तो हम कह सकते हैं कि इसकी कोवेलेंट रेडियाई और आयोनिक रेडियाई भी वेरिएबल होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म। ये सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं और आपने एज इट इज याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले कि पैरामैग्नेटिज्म कौन से एलिमेंट्स प्रॉपर्टी शो करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक वो एलिमेंट्स होते हैं जो कंटेन करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक ऑर्बिटल में या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों उनको पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये एक एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है। अब इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो ये पेयर फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड फॉर्म में। अब एक और शेल है उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में हैं। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा मौजूद है जो कि अनपेयर्ड है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके आउटर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उनको पैरामैग्नेटिज्म कहा जाता है और उन एलिमेंट्स को पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। और ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है हमारे पास डायामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स, ठीक। ये कंटेन करते हैं ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये रिपेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनको रिपेल करती है, ठीक। अब देखें, ये हमारे पास अगर एक एटम है तो इसके आउटर शेल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन और मौजूद होगा। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। अगर एटम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिज्म होगा, पी से याद रखना है। और अगर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डायामैग्नेटिक होगा। अगर पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगी, और अगर डायामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करेगी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल्स। हमारे पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनकी कोई फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके शेल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक। अब जैसे सोडियम है तो सोडियम के हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है +1, ठीक। बट जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, इनकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। लाइक एक एलिमेंट है हमारे पास आयरन Fe, तो इसकी हमारे पास +2 भी होगी, +3 भी होगी, +4 भी होगी, +7 भी होगी, ठीक। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है? क्योंकि इनके आउटर शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है द एनर्जीज ऑफ आउटर मोस्ट s एंड इनर d ऑर्बिटल्स आर क्लोज्ड, सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। यानी इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल होता है और जो इनर d ऑर्बिटल होता है दोनों की एनर्जी लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं। तो बॉन्डिंग में क्या होता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ऑर्बिटल के, दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेयर यू कैन सी द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो की गई हैं, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। टाइटेनियम की +4 है। अब हमारे पास वेनेडियम, वेनेडियम की +2 भी है, +3, +4, +5, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। उसके बाद क्रोमियम है तो +2, +3, +6। मैग्नीज है +2, +4, +7। आयरन है +2, +3। कोबाल्ट +2, +3। निकल +2, कॉपर +1, +2, जिंक +2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहे हैं, ठीक। और यूज सेट के पास पेपर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन लाजमी आता है, और काफ़ी पास पेपर्स में ये पूछा भी गया है कि आपको एक कंपाउंड दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि आयरन की या कोई भी मेटल होता है, मैंगनीज होता है लेट्स सपोज, तो कहा जाता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करें, ठीक। तो आपने कंपाउंड के हिसाब से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी होती है कि इस कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। वो +3 हो सकती है, वो +7 हो सकती है, +4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो वो आपने कंपाउंड के हिसाब से बतानी होती है, ठीक। मैंने आप लोगों के लिए एक आसानी कर दी है, यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट, यू जस्ट नीड टू फाइंड इट इन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, और आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी होती है किसी स्पेसिफिक
एलिमेंट की किसी कंपाउंड के अंदर, किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर, बट आप ये सारी मेमोराइज नहीं कर सकते। और अगर आप मेमोराइज करें भी सही तो कुछ चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, तो इसीलिए आपको ये पूरी टेबल मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलकर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स में किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यूसेट के पास पेपर्स में पूछा जा चुका है, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स दिया गया था और उसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई थी। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास कलर फॉर्मेशन। कलर फॉर्मेशन एक और प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, ये फॉर्म करते हैं कलर्ड कंपाउंड ड्यू टू डी ट्रांजिशन। बस कलर फॉर्मेशन में आपने इतना याद रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? डी ट्रांजिशन की वजह से बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अलॉय फॉर्मेशन। अब अलॉय फॉर्मेशन क्या है? Alloy formation is the process of combining two or more elements, usually metal, to create a new material with enhanced properties। ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। अलॉय फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर या फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर न्यू मटेरियल्स बनाते हैं और इन्हांस करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। उस न्यू मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगी, यानी वो दोनों से मैच करती होंगी, किसी एक से नहीं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्सेस आर कंपाउंड्स वेयर अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज बॉन्डेड टू अ लिगेंड्स। ठीक, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, लेट्स सपोज आयरन है, और वो सराउंडेड होता है या बॉन्डेड होता है लिगेंड्स के साथ। ठीक, अब लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स डोनेट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। लेट्स सपोज यहाँ पर अमोनिया हमारे पास लिगेंड है। ठीक है, तो वो अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है आयरन को। ठीक है, अब ये डिफरेंट लिगेंड्स के साथ यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक, आयरन, और यहाँ पर ये दूसरा लिगेंड भी इसके साथ अटैच्ड है। तो हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड हो बाय लिगेंड्स, तो उसे कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एग्जांपल है। यहाँ पर आयरन हमारे पास सेंट्रल मेटल है, CN6 हमारे पास लिगेंड्स हैं। ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास CN 6 लिगेंड्स हैं। अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है यानी आयरन, तो ये कितने लिगेंड से सराउंडेड है? 6 लिगेंड से सराउंडेड है, तो हम इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ठीक, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो आगे चल के मैं आप लोगों को सेपरेट करके समझा देती हूँ। ठीक, सबसे पहले अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कंटेन अ सिंपल कैटाइन एंड अ कॉम्प्लेक्स एनाइन, अ कॉम्प्लेक्स कैटाइन एंड अ सिंपल एनाइन। ठीक, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकते हैं तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो इसमें कैटाइन सिंपल हो और एनाइन कॉम्प्लेक्स हो। ठीक, या इसमें कैटाइन कॉम्प्लेक्स हो और एनाइन सिंपल हो। ठीक, वो कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स सपोज आप देखें, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक, सबसे पहला हम क्या ले रहे हैं? अ कॉम्प्लेक्स इज एनाइन सिंपल कैटाइन, यानी इसमें कॉम्प्लेक्स एनाइन और सिंपल कैटाइन होगा। अब ये देखें, ये हमारे पास एक कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आप अगर देखें तो K2CuCl4 P2CuCl4। अब इसमें हमारे पास अगर हम इनको कैटाइन और एनाइन में सेपरेट करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये पोटेशियम प्लस बन जाए। ठीक है, पोटेशियम आयन बन जाए जो कि सिंपल कैटाइन है, और बाकी ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है जो है ये नेगेटिव आयन बन जाए यानी एनाइन बन जाए। ठीक, एक ऑप्शन ये होता है, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ये जो एक एलिमेंट है हमारे पास ये नेगेटिव हो जाए और बाकी ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो ये दो ऑप्शंस होते हैं, बट आपने इसको अच्छे से मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक दफ़ा ये चीज़ें देख लेनी है। नंबर 2 है हमारे पास कॉम्प्लेक्स इज कैटाइन सिंपल एनाइन। अब इसमें कैटाइन कॉम्प्लेक्स होगा और एनाइन सिंपल होगा। सबसे पहले आपको कैटाइन और एनाइन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कैटाइन हमारे पास पॉजिटिव आयन होगा और एनाइन नेगेटिव आयन। ठीक, अब इसमें देखिए हमारे पास कैटाइन सिंपल था। ठीक, अब हमारे पास दूसरा कंपाउंड है CuNH3SO4, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसमें आप अगर देखें कॉम्प्लेक्स कैटाइन, इसमें ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ये कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा का पूरा कैटाइन बन गया और इसका एनाइन सिंपल बन गया। एनाइन सिंपल कैसे बना? SO4 पर माइनस चार्ज आ गई। SO4 पर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज वाले को क्या कहते हैं? एनाइन।
तो इसमें एनाइन सिंपल है और ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कैटाइन है। ठीक, तो ये दो चांसेस होते हैं, या तो कैटाइन सिंपल होगा, एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा, या तो एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा और कैटाइन सिंपल होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, इनको आपने याद रखना है, मे भी आपसे पूछी जाए। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको लिगेंड का, सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ये आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए कुछ कंपोनेंट्स होना जरूरी होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन और एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम का होना जरूरी है। अगर ये कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो इसके बगैर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ठीक, अब मेटल एटम और आयन, अच्छा ये आयरन नहीं है, आयन है, सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। एग्जांपल हमारे पास है Fe, NH36Cl2। अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, Fe, आयरन। ठीक, NH3 हमारे पास लिगेंड है और Cl2 हमारे पास एक और आयन है जो कि काउंटर आयन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, द एटम और आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी ये एटम भी हो सकते हैं, ये आयन भी हो सकते हैं और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, which surround the central metal ion and donate electron pair to the central metal atom is called ligand। ligand हमारे पास कोई एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ligand क्या करता है, सराउंड करता है सेंट्रल मेटल एटम को और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये कंडीशन है तभी उसको लिगेंड कहेंगे। अगर वो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर रहा तो वो लिगेंड नहीं कहलाएगा। ठीक, अब आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये इसी कंपाउंड का है जो हमने यहाँ पर देखा है, FeNH36Cl2। अब Fe हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, Fe सेंटर में है, NH3 हमारे पास क्या है, लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। और NH3 हमारे पास कितने हैं, 6 NH3 हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 NH3 ने सराउंड किया हुआ है सेंट्रल मेटल एटम को। तो आयरन हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है और ये जो NH3 अमोनिया है हमारे पास, ये एज अ लिगेंड है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक, अब हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि प्रोवाइड किए हैं लिगेंड ने, उससे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। अब आप देखिए हमारे पास कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। एक एक लिगेंड कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हमारे पास 6 लिगेंड हैं, यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो 6 हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये हमेशा लिगेंड के साथ लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन अलोंग विद लिगेंड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि सराउंडेड होता है लिगेंड के साथ, तो इस कंप्लीट स्फीयर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। लेट्स सपोज आप अगर देखें तो ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, इसके चारों तरफ लिगेंड्स हैं, तो इस पूरे स्फीयर को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाहर के जो आयन्स हैं, जैसे Cl2 था तो Cl एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये हमारे पास काउंटर आयन कहलाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सिर्फ मेटल एटम और लिगेंड्स आएंगे। ठीक, नेक्स्ट है इट इज़ यूजुअली प्लेस इन स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको यूजुअली स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स। आपको इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करें, और ये MCQs यूसेट के पास पेपर्स में पूछा जा चुका है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मैं सबसे पहले आपको समझा देती हूँ कि आप किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन गिवन कंपाउंड। Cr हमारे पास क्या है, क्रिप्टॉन, सेंट्रल मेटल एटम है। हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का कहा है इन अ गिवन कंपाउंड। अब आप देखें तो हमें ये कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, जिसमें Cr हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, क्लोरीन हमारे पास आयंस हैं, काउंटर आयंस भी आप कह सकते हैं,
और हमारे पास H2O जो हैं ये लिगेंड्स हैं। और ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पर प्लस चार्ज है। यहाँ पर +3 भी होता है, +4 भी हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ प्लस चार्ज दिया गया है, कोई नंबर नहीं लिखा गया, तो हम इसे कंसीडर करते हैं +1। क्या कंसीडर करते हैं? +1। तो इसका सबसे इजी मेथड ये है कि सबसे पहले आप ये पूरा कॉम्प्लेक्स लिख लें। आपको क्रिप्टॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए दी गई है, आपको पता नहीं है, तो आप क्रिप्टॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे एज अ X। ठीक, Cr की जगह आपने क्या लिख दिया? X। उसके बाद प्लस आप लाजमी लगाएंगे। प्लस क्यों लगाएंगे? प्लस हमारे पास कौन सा आयन है? क्लोरीन आयन है। ठीक, हमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है क्या होती है? -1। तो आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? -1। इस +2 को फिलहाल इग्नोर कर दें। ठीक, आप ब्रैकेट में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे जो हमारे पास है -1। ब्रैकेट क्लोज करके बाहर वो नंबर लिखेंगे जितने नंबर ऑफ क्लोरीन्स अटैच हैं। यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अगर यहाँ पर हमारे पास Cl4 होता तो हम यहाँ पर 4 लिखते। ठीक, तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। जिस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है उसे X लिखेंगे। क्लोरीन हमारे पास था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हमने लिख दी, और कितने क्लोरीन थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए 2 क्लोरीन। ठीक, प्लस में आपने वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। हाइड्रोजन की हमें पता है +1 होती है। ठीक, ऑक्सीजन की -2 होती है, बट हमारे पास जो कंप्लीट H2O का मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक, तो H2O हमारे पास क्या है? न्यूट्रल, यानी इसकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 0 इन द ब्रैकेट्स। और बाहर 4 इसलिए लिखा है कि हमारे पास 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। कितने? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आप ब्रैकेट के बाहर 4 लिखेंगे। बीच में प्लस के साइन आपने लगाते जाने, जैसे हमारे पास क्या था? Cr, प्लस में हमारे पास कौन सा है? Cl, फिर प्लस में क्या है? H2O। तो इस तरह से आपने ये प्लस के साइंस लगाते जाने हैं। अब आप सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें जो ब्रैकेट्स में थे। जैसे कि हमारे पास 4 ब्रैकेट में क्या है? 0। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0। तो मतलब ये यहीं पर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या था? -1। -1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? -2। अच्छा, साइंस को आपने कन्वर्ट नहीं करना, साइन जैसे हैं आपने वैसे के वैसे रहने देने हैं। और यहाँ पर इज इक्वल टू की इस साइड आपने 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1, क्योंकि यहाँ पर प्लस के ऊपर कोई भी नंबर नहीं दिया गया। अगर हमें नंबर दिया गया होता तो हम इज इक्वल टू की इस साइड वो नंबर लिखते। अभी कोई नंबर नहीं दिया गया तो हम क्या लिख रहे हैं? 1। ठीक है, अब आपने इक्वेशंस जैसे सॉल्व करते हैं मैथ्स में, आपने इनको सॉल्व करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो 1 to the 2, तो ये हमारे पास -2 होगा। साइन आपने ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंज नहीं करनी। अब हमारे पास x - 2 इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि 4 और 0 कैंसिल हो गए। ठीक, अब हमें फाइंड किसकी करनी है? x की ऑक्सीडेशन स्टेट। x की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो फिर हम जो नंबर है उसे इज इक्वल टू की उस साइड लेकर जाएंगे। ठीक है, जब ये हमारे पास -2 इज इक्वल टू की इस साइड आएगा तो हमारे पास क्या होगा? +2 होगा। 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो इज इक्वल टू की इस साइड हमारे पास क्या होगा? 1 + 2। 1 + 2 क्या होगा? 3। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये हमारे पास है x की ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी क्रिप्टॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से आप सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी यूसैट के हवाले से। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।